बेटा आप लोग के हिसाब से प्रोडक्टिविटी क्या होती है? जब हम कहते हैं कि एक बच्चा बहुत प्रोडक्टिव है, तो आपके हिसाब से इसका क्या मतलब होता है? आप कुछ बच्चों को देखते हो कि उनका सब कुछ प्लानिंग सही चल रही है, उनका एंड रिजल्ट आ रहा है, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो। तो आपके हिसाब से प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? जैसे 2 बच्चे हैं आपके लिए, ए और बी, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, पर आपको कई बार देखते होगा कि हम बोलते हैं कि ए इज़ मोर प्रोडक्टिव, बी थोड़ा लेस प्रोडक्टिव है। तो आपके हिसाब से एज़ ए स्टूडेंट वाइज़ बेटा मेरे जितने आंसर होंगे स्टूडेंट वाइज़ होंगे। तो आप मुझे बताओ हम कब ए को मोर प्रोडक्टिव कहते हैं? Sir, if A gets more results in less time. अच्छा, तो एक बच्चे ने बोला मोर रिजल्ट्स इन लेस टाइम। ठीक है, चलेगा। सर प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट टाइम एंड रूटीन। टाइम रूटीन एंड टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट, इसी हेड में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं प्रोडक्टिविटी की वन लाइन डेफिनेशन दूं, तो प्रोडक्टिविटी हमेशा ऐसे डिफाइन होती है, गेटिंग थिंग्स डन। जो भी आपके लिए काम की चीज हो, अगर आप उसको खत्म करते जाओ तो आपको प्रोडक्टिव फीलिंग आएगी। सपोज बच्चा ए है और बी है। ए टारगेट लेता है कि वो एससीवी की एक्सरसाइज सॉल्व करेगा 50 क्वेश्चन, और वो खत्म कर लेता है। टाइम की बात नहीं कर रहा बेटा, अभी वो खत्म कर लेता है। और दूसरा बच्चा, उसने एससीवी खोली, एससी वर्मा खोली, और लाइट चैप्टर पे बैठा हुआ है, 8 आवर्स हो चुके हैं। बेटा तुम्हें क्या लगता है किसका स्टेट ऑफ माइंड अच्छा होगा? ए का, भले इसने ये 3 दिन में किया हो कम कम पढ़ के, या इस बी का जो 8 घंटे से लगातार बैठा हुआ है लेकिन अब तक उसने सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? आपको किसका लगता है कि दिमाग अच्छा रहेगा? सर ए का। ऑब्वियसली ए का रहेगा बेटा। अगर आप पढ़ाई से ये बात कनेक्ट कर लो कि पढ़ाई में गेटिंग थिंग्स डन मैटर करता है, तो आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बेटा एफिशिएंसी पे अलग से आएंगे, बट प्रोडक्टिविटी के लिए मेरे हिसाब से आप लोग को एक डेफिनेशन बनानी चाहिए, गेटिंग थिंग्स डन। तब मैं आपको प्रोडक्टिव बोलूंगा। तो फिर ऐसे कैसे कोई बच्चा समझेगा क्या क्या करना है? बेटा कुछ कीवर्ड्स होते हैं, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अगर ये सारी चीजें आपकी ठीक हैं तो आप भटकोगे नहीं। अगर आप प्रोडक्टिव हो तो आप हमेशा, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूं बेटा, हर चीज का एक सिलेबस या एक तरह से लिस्ट ऑफ टॉपिक समझ लो। अगर आप इंटेलिजेंट हो ना बेटा, आप तुरंत पढ़ने नहीं बैठोगे, ट्रस्ट मी। आई हैव सीन मैनी मैनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो ये गलती करते हैं, वो तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, दे नीड ए क्वेश्चन सेट कि सर आप हमें टारगेट बताओ, हम खत्म करेंगे। बेटा वो उन बच्चों से भी अच्छी ज्यादा परफॉर्मेंस होती है जिनके पास प्लानिंग का टाइम हो। अगर आपने सिलेबस मैपिंग कर रखी है, आप इस टर्म का मतलब समझो, क्योंकि मैं बार बार यूज करूंगा, आने वाले 2-3 साल में पूरा ये टर्म यूज करूंगा। सिलेबस मैपिंग क्या होती है? सपोज एक बच्चे को लाइट चैप्टर है, तो बच्चा शुरू नहीं करेगा, वो पहले मुझसे ये पूछेगा, सर टेल मी 10th क्लास में एनटीएससी ओलंपियाड या सारे एग्जाम निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से और थोड़ा 12th का फाउंडेशन बनाने के लिए आप मुझे ऑर्डर में बताइए कि मुझे कहाँ से क्या क्या खत्म करना है। बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीरो से इन्फिनिटी तक क्या क्या कर ना चाहते हो। लेकिन पॉइंट ये है कि आप इसकी बाउंड्री बनाओगे, सिलेबस मैपिंग करोगे। अगर आपने सिलेबस मैपिंग या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, तो आप हमेशा अपना टाइम रैंडम चीजों में बिताओगे। हो सकता है आप विकिपीडिया पे लाइट चैप्टर पढ़ रहे हो, जो कोई सेंस ही नहीं करेगा एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हमेशा पर टॉपिक वाइज सिलेबस मैपिंग करनी चाहिए। आपने अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी लिखा है, एक सब टॉपिक लिखा है, तो इसमें भी तोड़ के आपको या तो टीचर से ही डाल दो कि सर आप छोड़िए, सर आप पढ़ा तो अच्छा रहे हैं, बट मुझे एक लिस्ट चाहिए कि मुझे क्या क्या टॉपिक खत्म करने हैं और वो कहाँ से होना चाहिए। मैपिंग का मतलब आप इसका सोर्स बनाओगे। सपोज मैंने बोला रिफ्लेक्शन में मिरर वाले केसेस, तो आप मिरर वाले केसेस में जाओगे, प्लेन मिरर लोगे, प्लेन मिरर आपने लिया, फिर कर्व मिरर लोगे, कर्व मिरर आपने लिया, उसके बाद इसके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से सॉल्व करोगे, प्लेन के, कर्व्ड के। ऐसे करते करते तुम एक पूरी प्लानिंग के साथ ही पढ़ाई स्टार्ट करोगे। जो बच्चा नहीं करता है इस तरीके से, उसको बेटा वो वही बच्चा बनता है जिससे मैं पूछता हूँ बेटा हाँ तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया जे एडवांस का, तो बोलता है
हाँ सर हो गया। पता चला उसको ये तक नहीं पता है कि जे मेन्स और जे एडवांस के सिलेबस में अंतर क्या है, उसको क्वेश्चन की कैटेगरी नहीं पता है। हो सकता है ये रिफ्लेक्शन बच्चा एक टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ के खुश हो गया हो, और जब वो ओलंपियाड देने गया या जब वो बच्चा केवीपीआई के लिए बैठा अगले साल 11th क्लास में, तो उसे लग रहा है कि लाइट तो मैंने कम पढ़ी है। आपको पूरा एक डोमेन बनाते हुए, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, अभी के लिए मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ, जैसे एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने, आपने उसके बाद एससी वर्मा की एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली और थ्योरी पढ़ ली, प्लस अब सारे क्लास नोट्स को एक जगह रख के, प्लस हर टॉपिक पे आप डीपीपी ले लो 2 से 3 पर टॉपिक, 2-3 डीपीपी इतना ले लो। और यहां तक देखो बेटा, आपको कभी फील नहीं होगा कि आप 10th वाइज कुछ गलत किए हो। 10th वाइज इट इज परफेक्ट वे। अब एक बच्चे ने बोला नहीं सर मुझे आप टोटल बताओ, ये तो आपने बोला था 0 to infinity तक का, तब आपकी मैपिंग में ये आएगा कि सर मुझे केवीपीआई के लिए क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो मैं आपको डिफरेंस ऑफ सिलेबस दे दूंगा कि बेटा लाइट का इतनी चीज आपको केवीपीआई के लिए पढ़ना है। पहली चीज, आपको क्लास नोट्स के जो टॉपिक एक्स्ट्रा वाले हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, मान लो कि कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन कैसे पढ़ना है, अगर यहाँ म्यू1 है या म्यू2 है, एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, आपको नहीं समझ आ रहा है तो पॉइंट टू पॉइंट मुझसे पूछ लो कि सर आप मुझे एक बार पीडीएफ फॉर्म पे या खोल के लिखवा दीजिए, इस पे हम नोट कर ले रहे हैं कि केवीपीआई का सिलेबस कितना है लाइट चैप्टर से। उसके बाद एक बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं सर अभी मुझे 11th वाइज नहीं पढ़ना है, मुझे 12th वाइज नहीं देखना है, मुझे आप एनटीएससी वाइज बता दीजिए। तब उस बच्चे की मैपिंग कुछ ऐसे होगी कि बेटा इतना सारा काम करना और क्लास नोट्स में से भी सिर्फ वही सेक्शन पढ़ना जो तुम्हारा 10th के सिलेबस पे ज्यादा हो, प्लस एनटीएससी 5 ईयर पीवाईक्यू जल्दी से खत्म कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखो बेटा, जिसको अपना लक्ष्य पता है वो कंफ्यूज नहीं हो रहा है, जिसको पता है कि उसको सब कुछ करना है तो वो सब कुछ लिख के बैठेगा कि सर आप मुझे केवीपीआई वाले क्वेश्चन की लिस्ट दे दो, एनटीएससी वाले की लिस्ट दे दो, पूरी वो एक लिस्ट बनाएगा 25 पॉइंट की कि सर मुझे सारे खत्म करने हैं, और वो धड़ाधड़ खत्म करेगा। लेकिन एक बच्चा जिसको पता है अभी उसका स्कूल एग्जाम पे फोकस है, वो अपना एनसीईआरटी और एससी वर्मा खत्म करे और उसी पे फोकस करे रिवीजन करने का। लेकिन बेटा जब तक तुम यह काम नहीं करना सीखोगे, आपने प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन दे दी कि गेटिंग थिंग डन, बट अगर आप यही नहीं डिफाइन करोगे व्हाट, टीचर से सबसे ज्यादा आपको इंटरेक्शन इसी फॉर्म में करना चाहिए कि सर कौन सा टॉपिक कहां से। बेटा देखो पता है, हर एग्जाम के बाद मैं बच्चों से एक बात बोल पाता हूं कि बेटा आई टोल्ड यू सो पूरा लेक्चर से आया है, चाहे वो बच्चा जे एडवांस लिख रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, चाहे आपकी जिन सीनियर से बात हो ना, तो वो चीज ये नहीं दिखाती कि बेटा मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जब भी कोई टीचर पढ़ाता है ना, तो काम की चीज उसमें से रहती है, कई बार आप उसको लाइटली लेते हो। अब प्रोडक्टिविटी में गेटिंग थिंग्स डन हो गया, उसके बाद आप इसको लिस्ट बनाओगे सिलेबस मैपिंग के दौरान, सिलेबस मैपिंग के अकॉर्डिंग, और इसमें आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन कौन से एग्जाम टारगेट करना चाहते हो। 10th बोर्ड तो मुझे अलग से बता दो, मैं आपको सिलेबस मैपिंग करके देता हूँ। 10th प्लस एनटीएससी, ये भी मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे 100 रुपए खर्च कर रहे हो, टाइम वाइज सोचना, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 105 रुपए खर्च करने हैं। आप 10th प्लस 12th तक का बेसिक जानना चाहते हो, आपको 200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, टाइम वाइज सोचना, रुपीज में मत सोचना बेटा। और अगर आप 10th प्लस 12th लेवल तक का बेसिक प्लस हाई लेवल वाले ओलंपियाड, तो आपको इसमें 300 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो टोटल आपके ऊपर है बेटा कि आप कैसी मेहनत करोगे। मैं आपको हर चीज की सिलेबस मैपिंग देने के तैयार हूँ, और बेटा टाइम को फैक्टर मत बनाओ कभी, टाइम आपके पास बहुत है। हाँ, हम किसी बच्चे को एफिशिएंट बोलते हैं ना कि ये बच्चा बहुत एफिशिएंट है, तो उसका सिर्फ इतना मतलब होता है बेटा प्रोडक्टिव बच्चा हमेशा आगे रहेगा, जो चीजों को खत्म कर रहा है। आपके पास उतनी टाइम की कमी नहीं है बेटा। मुझे इतना एक चीज पता है, मैं एक बच्चे से ये पूछता हूँ ना, बेटा ठीक है चलो मुझे एक बात बताओ, आप साइकिल चला के पढ़ने नहीं आए, आप स्कूटी में आ गए तो क्या फायदा हुआ, तो बच्चा बोलता है सर मैंने 2 मिनट बचा लिया। तो मेरा अगला सवाल उससे ये होता है, बेटा ये बताओ उन 2 मिनट का तुमने किया क्या। बेटा लाइफ में ना एफिशिएंसी मैटर करती है, आपने टास्क किया ज्यादा और टाइम लिया कम, ऐसे बच्चे हमें कूल दिखते हैं, और ऐसे होना भी चाहिए बेटा, ऐसे होना चाहिए। बट आपको रियलिटी में पता चलेगा कि जिन बच्चों की एफिशिएंसी ज्यादा होती है ना, वो एक्चुअली में बहुत संघर्ष कर चुके होते हैं, तो आपको एंड रिजल्ट दिख रहा होता है। तो एफिशिएंसी से भी बहुत ज्यादा मैटर क्या करता है, आप प्रोडक्टिव हो कि नहीं। अगर आप मेरे लिए एससी वर्मा
20 घंटे में भी सॉल्व कर रहे हो तो मुझे चलेगा। एक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, एक बच्चा 4 घंटे में सॉल्व कर रहा है मुझे तो भी चलेगा। मुझे उन दोनों बच्चों में कोई अंतर फील नहीं होता, क्योंकि आप देखते हो एग्जाम आते आते वो दोनों बच्चे इक्वली गुड परफॉर्म करते हैं। बेटा ये बात समझ आई? कोई डाउट है? तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्रोडक्टिव बनो बेटा। आप कभी पढ़ने ऐसे मत बैठो कि सर मैं एनसीईआरटी लेके पढ़ने बैठा हूं। आइदर राइट डाउन कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म करनी है और फिर उसको खत्म करो बेटा। टारगेट बनाओ, फिनिश इट ऑफ। उसके साथ बैठ के सोचो मत, कहीं अपने दिमाग को भटकाओ मत। बेटा सेकंड चीज, मुझे बच्चों के डाउट्स इस पे आ रहे हैं, टाइम टेबल पे। बेटा आप में से कितने बच्चों को पता रहता है कि उसको टाइम टेबल कैसे बनाना है? आज जैसे पढ़ने बैठोगे तो क्या क्या पढ़ोगे? मैं अगर अभी हर एक बच्चे से लिस्ट मांगू ना आज के लिए, अभी राइट नाउ क्लास में, कि मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, अगर कोई जल्दीबाजी में बना के कुछ भी भेज दे तो अलग बात है। अगर आप में से कोई भी समझदार बच्चा जो सही में फॉलो कर रहा होगा तो उसकी एक प्रॉपर लिस्ट आएगी मेरे पास कि सर मॉर्निंग में ये खत्म किया, इवनिंग में ये खत्म किया, करने का टारगेट है, और एक क्लास सब कुछ प्लान वे में आएगा। और उसका ना आज का टॉपिक अगले वाले 2 टॉपिक से कनेक्टेड होगा। कि जैसे एससीवी सॉल्व कर रहा था सर, 14 क्वेश्चन तक हुआ तो अगले दिन लिखा होगा 15 से 25 क्वेश्चन तक का टारगेट है। और ऐसे ही अगर वो सोशल साइंस पढ़ रहा है तो उसका एक चैप्टर जब खत्म हो रहा है तो अगले दिन उसको एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए दिखेगा। तो बेटा कितने बच्चे हैं जिनको पर डे टाइम टेबल बनाने की आदत है? आप में से कौन कौन बनाता है बेटा? मैं नाम लेके पूछ लेता हूँ। बेटा आप लोग को चैट वेट में कोई दिक्कत होती है क्या? आप लोग मोबाइल नहीं सर, मोबाइल पे क्लास करते हो ना? मोबाइल पे या लैपटॉप? हाँ सर, सर सर लैपटॉप पे। लैपटॉप। बेटा आई प्रीफर कि बच्चा लैपटॉप या डेस्कटॉप पे करे या आईपैड टाइप के, या आईपैड नहीं सॉरी, कोई भी टैब पे करे। उससे क्या होता है ना, आपको चैट पैरेलल दिखता है, आप इंटरेक्टिव क्लास कर पाते हो। तो मुझे बताओ बेटा, कितने बच्चों को टाइम टेबल बना के पढ़ने की आदत है? जल्दी से बेटा जल्दी। सर पर डे नहीं सर, पर मंथ। पर मंथ ठीक है। ईमानदार है बेटा। कौन बोल रहा है बेटा? सर प्रथमेश। हाँ वेरी गुड बेटा। मैं चैट पे भी देख पा रहा हूँ बेटा। हाँ वेरी गुड बेटा। मुझे चैट पे 3 बच्चों ने भेजा है। ठीक है बेटा, गुड। हाँ देखो बेटा, प्रॉब्लम क्या आती है ना, आपको लगता है कि ये सारी चीजें उतनी रेलिवेंट नहीं होती हैं। बेटा जब तक आपका ना दिमाग थोड़ा सा तेज है तो 10th क्लास आपको कूल लगती है, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं होता है। बट आपने देखा होगा बेटा, कुछ लोग अपना कैरेक्टर बिल्डअप ऐसे कर लेते हैं ना कि हमारे पास कई प्रेसिडेंट आए और गए हैं, बट आपको पता है वाई एपीजे अब्दुल कलाम इज लव्ड सो मच? आपको उतना डिसिप्लिन, एटिकेट्स और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। और एंट्रेंस में भी हम लोग हर साल देखते हैं कि आप मुझे एक बच्चा दो, मैं तुमको एक बच्चे का नाम लेके समझाता हूँ। एक बच्चा है 12th क्लास में जिसका नाम है कार्तिक गर्ग। वॉट आई सीन दैट किड, मैं सिंपल सी एक लाइन में बताता हूँ बेटा। कार्तिक गर्ग जब वो टीचरों से बात करता है तो वो इधर उधर की बातें कम करेगा। वो डायरेक्टली पूछेगा सर मुझे इस वीक का आप कोई टारगेट दो, और वो टारगेट जेन्युइनली खत्म करता है पूरा का पूरा। मतलब विदाउट एनी की एक्सक्यूज। और इसमें उसके 50% तक कई बार क्वेश्चन गलत होते हैं। वो उन 50% पे भी टीचर से वर्क कराता है और अपना 100% क्लियर कर लेता है। और ये बात उसके अंदर डेवलप 11th 12th में नहीं हुई थी, ये बात उसके अंदर डेवलप हुई थी एनटीएससी की प्रिपरेशन में, क्लास 10th में। 9 तक उसको कोई बच्चा जानता भी नहीं था कि वो कौन है। क्लास 9 तक उसको कोई नहीं जानता था। क्लास 10th एनसीआर एनटीएससी के समय लास्ट 2 मंथ से उसने ये आदत डेवलप की, और ये आदत उसको आज तक है। और वो अभी अच्छा आईआईटीएन बनने के रास्ते पे है, अच्छा वाला, ईमानदार वाला बेटा। बेटा जो बच्चा अपनी लाइफ को, स्पेशली जिस पीरियड में आप पढ़ाई करते हो, एटलीस्ट लाइफ में ऐसे 8-10 साल आते हैं जब आप ईमानदारी से पढ़ते हो, अगर आप पढ़ाई की फील्ड में रहना चाहते हो तो उन 8-10 साल में अगर आपने डिसिप्लिन और कैरेक्टर नहीं डेवलप किया तो टीचर पढ़ा पढ़ा के थक जाएगा। आप 3 दिन जोश में पढ़ोगे, चौथे दिन आपको एक ब्लैंक या खालीपन फील होगा बेटा। और बेटा इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप किसी तरह अपने आप को शेड्यूल में डालो, बहुत प्रॉपर शेड्यूल में, अच्छे तरीके से। मैं तुमको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको टाइम टेबल हमेशा कुछ ऐसे बनाना चाहिए। सपोज एग्जाम्पल के लिए,
और ये टाइम टेबल वाला मॉडल बेटा आपको हर जगह मिलेगा। मतलब सपोज मैं आपको ये लाइफ में पढ़ाई के लिए नहीं सिखा रहा हूँ बेटा, अगर मुझे भी कोई टास्क पूरा करना होता है, ये मैनेजमेंट के हिसाब से भी सही है, मैं फालतू बातें करने की जगह स्पेसिफिक लिखूंगा। एक बच्चे से पूछो क्या पढ़ने जा रहे हो, सर लाइट। एक बच्चे से पूछो क्या पढ़ोगे बेटा आज, फिजिक्स। ऐसा बच्चा कुछ नहीं पढ़ता है, कुछ भी नहीं, वो ड्रामा कर रहा होता है पढ़ाई का, और उसको भी नहीं पता होता है बेटा, वो तो छोटा बच्चा है, मासूम है, उसको क्या पता। लेकिन अगर एक बच्चा तुम्हें कभी स्ट्रिक्टली बोले, मैंने बोला बेटा क्या पढ़ोगे, तो स्पेसिफिकली बोले सर आज मैं ना एनसीईआरटी से एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा, तो ये बच्चा कहीं ना कहीं सेंस कर रहा है। वेरी स्पेसिफिक बात, ये बच्चा सेंस कर रहा है। उसके बाद वो मेजरेबल टारगेट लेगा, मतलब जिसको नाप सकता है, वो बोलेगा क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 11। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? एग्जैक्ट नाप के, वो हमें बात नहीं करेगा सर आज एनसीईआरटी से ना मैं लाइट चैप्टर पढ़ूंगा, ये बात भी बिल्कुल हवा में रहती है। एक बच्चा बिल्कुल पिन पॉइंट करेगा, स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल रखेगा। ऐसा भी नहीं कि बेटा सोचो ना, एक बच्चे से पूछे क्या पढ़ना है, सर लाइट पढ़ूंगा, कब तक पढ़ोगे, मेजर भी नहीं कर रहा, सर लाइट पढ़ूंगा मैं, कुछ मेजर नहीं है, वो बच्चा 10 सेकंड बाद। हाँ बेटा, बेटा देखो आप में से मैं आपको एक चीज फिर बताता हूँ, आप में से किसी भी बच्चे को कोविड या कोई भी बीमारी या कैसी भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज एक बार टेक्स्ट करो। इन एनी पॉइंट ऑफ व्यू मैं अलग से कोशिश करूंगा बेटा, और मैं सबसे यही बोल रहा हूँ, सारे टीचर से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी को भी कुछ होता है कैसे भी, तो आप मुझे अलग से बताना, ठीक है बेटा? अब देखो, ए ए अवेयरनेस के लिए रहती है। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय अवेयरनेस, कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज अवेयरनेस? कोई भी बच्चा? जैसे मैं क्लास के सबसे ऐसे बच्चे से बात करना चाहता हूं जिसको लगता है कि वो वीक है, अब भले ही बोलो मत बेटा, मैं मान ले रहा हूं कि कोई एक्स बच्चा है, वो अपने आप को सबसे वीक फील करता है, सबसे वीक, ठीक है बेटा? सबसे वीक वो फील करता है पढ़ाई वाइज। बेटा अगर वो अवेयर है ना कि उसके लिए एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है, या वो ये अवेयर है ना कि उसकी कैलकुलेशन एरर कहाँ आ रही है, मतलब उसको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, कैलकुलेशंस में हो रही है, या वो ये अवेयर है ना कि अगला एग्जाम कौन सा आ रहा है, अगर उसे पता है उसका अगला एग्जाम वीकली टेस्ट या स्कूल का टेस्ट या एनटीएससी टेस्ट जिसमें भी उसका इंटरेस्ट है, अगर वो इस बात को लॉजिक में रख के अपना ये टास्क चुनता है, तो बच्चा सही है। तुमको एक बच्चा ऐसे दिख रहा है ना कि आज वो बैठ के कोई इधर से किताब पढ़ रहा है और अगले दिन वो किसी और जगह से पढ़ रहा है, तो बच्चा कभी अच्छा नहीं करेगा। अवेयरनेस इज लाइक व्हाट यू विल सेलेक्ट एंड व्हाई, आज क्यों पढ़ोगे वो, व्हाट यू विल सेलेक्ट एंड व्हाई। अब तुमको सिंपली ये लगेगा कि सर एक बच्चा तो रैंडम पढ़ भी सकता है, बेटा तुम रैंडम पढ़ के देख लो। एक बच्चा जिसको पता है उसका एनटीएससी एग्जाम आ रहा है, वो अपने हाथ में एक प्लानर बनाएगा, A4 शीट लेगा, 1 2 3 4 सारे चैप्टर्स के नाम लिखेगा और यहाँ टिक करते जाएगा जो जो उसके खत्म होते जाएंगे। तो वो बच्चा अवेयर है, उसको पता है कि वो क्यों पढ़ रहा है। अगर एक बच्चे को ये सब नॉलेज नहीं है कि वो क्यों पढ़ रहा है, तो बेटा वो कहीं ना कहीं अपनी एफिशिएंसी घटाएगा, अपनी प्रोडक्टिविटी घटाएगा। इट्स सिंपली व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आपको अवेयरनेस का मतलब समझना है। अगर मैंने परसों बोला है कि आपका हाई लेवल टेस्ट है और आप परसों उस टेस्ट को देखने जा रहे हो, उसका सिलेबस आपको पता है और आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो, तो बेटा एक बच्चा सही कर रहा है। देखो इसके बाद मतलब बेटा एक चीज समझो, ये आप टीचर से भी पूछ सकते हो, ये अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो, क्यों हम आज एक चैप्टर का नाम ले लो बेटा, क्यों आज ये चैप्टर पढ़ रहे हो, क्यों वाई लाइट क्लास में चल रही है, दैट इज ऑल्सो अवेयरनेस। सर एग्जाम आने वाला है, दैट इज ऑल्सो अवेयरनेस। रीजनेबल बेटा वर्ड कोई मतलब समझता है? बेटा रीजनेबल वर्ड का आपको लिटरल मीनिंग पता है? बेटा रीजनेबल वर्ड इज वेरी सिंपल, इट मीन्स जितना हो पाए, व्हाट इज पॉसिबल। एक बच्चे से मैंने बोला लाइट चैप्टर खत्म करना है एससी वर्मा से, ठीक है? तो वो बच्चा बिल्कुल इस तरीके से भी सोच सकता है कि सर लाइट चैप्टर खत्म करना है एससी वर्मा से, ठीक है सर। रात के 2 बज रहे हैं और बच्चा लिखता है यहाँ पे लाइट एससीवी
और सर ने बोला है लाइट चैप्टर पढ़ना है एससी वर्मा से, स्पेसिफिक हो गया। मेजरेबल एक्सरसाइज में 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन है, शॉर्ट एग्जाम्पल है, सब कुछ है। ऐसे करके उसने 150 क्वेश्चन की 150 क्वेश्चन की लिस्ट बना ली। बेटा रात के 2 बज रहे हैं, बच्चा मैक्सिमम 3 बजे तक पढ़ पाएगा, तो तुमको लगता है कि ये रिजनेबल है? नहीं रिजनेबल है बेटा। आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी। रात को 8:30 हो रहे हैं, पापा चिल्ला रहे हैं कि चलो 9:15 पे डिनर है, और फैमिली डिनर साथ में करती है, और आपके पास 8:30 है और आप यहाँ पे हो, तो अब तब आप जानबूझ के सिर्फ उतने ही क्वेश्चन चुनोगे जितने हो पाए, दैट इज रिजनेबल। आप जो ये अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन का बोझ अपने सर पे लेके चलते हो ना बेटा, कि चलो मुझे आज के ही दिन इंप्रूवमेंट चाहिए, बेटा पढ़ाई में कभी भी पर डे इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिखेगी, बहुत ग्रेजुअल होती है। तो आप उतना ही लो जो जिस समय भी आप प्लानिंग बैठे हो करने के लिए, आप हमेशा पॉसिबल चीज को चुनो। आप रात के 2 बज रहे हैं और आपको लगता है 5 बजे तक जागने का स्टेमिना है, तब आप 50 क्वेश्चन ले लो 3 घंटे के हिसाब से। बट आप कभी वैसा मत लो जो पॉसिबल ही नहीं है। कल आपका एग्जाम है और आप सोच रहे हो कि 600 क्वेश्चन लगाएंगे, बेटा वो रीजनेबल नहीं है। आपको सिंपली समरी रिवाइज करनी चाहिए। आप रीजनेबल हमेशा देखो, हो पाएगा? बेटा मुझे पता है जोश है तो हो पाएगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे में 800 क्वेश्चन कर दोगे। तो हमेशा उतना ही लो जितना रीजनेबल है। बेटा टी फॉर टाइम बाउंड। जिसको समय की कीमत नहीं समझ आई, वो कभी भी लीडरशिप पोजीशन या स्टूडेंट अपने आप को नहीं कह सकता है, अगर आपको टाइम के साथ रिस्पेक्ट नहीं है। बेटा इतना सिंपल सा सोचो ना, मैंने बोला एक बच्चा स्पेसिफिकली चुना, लाइट चैप्टर एनसीईआरटी से एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसने मेजर किया क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक, उसने अवेयरनेस देखी, अच्छा सर एनसीईआरटी का टेस्ट होने वाला है स्कूल में या कोचिंग में, अच्छा सर इसलिए मैंने ये चुना। वाई दिस पिक? रीजनेबल। क्या कितने वो क्या ये कर पाएगा 1 से 11 तक? हाँ, मान लो उसको लगता है कि वो 1 से 11 तक करने का उसके पास टाइम है, अब वो इसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम चुनेगा। उसको लगता है एनसीईआरटी क्वेश्चन 1 से 11 करने के लिए एटलीस्ट उसे 1 आवर चाहिए, तो वो स्टॉप वॉच या मेंटली अपने दिमाग में से चुनेगा 8:30 टू 9:30। अगर वो ऐसा काम नहीं करता है तो कई बार वो किताब खोल के बैठा रहता है, उसको कभी नहीं पता रहेगा कि वो एफिशिएंट है कि नहीं। बेटा हो सकता है कि टाइम टेबल बनाने के बाद वही बच्चा इस पूरे टास्क को, जो 1 घंटे का टास्क है, 6 घंटे में करे, तभी भी मैं उस बच्चे को प्रोडक्टिव बोलूंगा, बट बेटा वो एफिशिएंट नहीं रह जाएगा। आप एफिशिएंट भी बनो, प्रोडक्टिव भी बनो। अब जैसे ही इन सब चीजों को समराइज करते हो, यू विल फाइंड इट इज कमिंग लाइक स्मार्ट। अब बेटा देखो, जानबूझ के एक्रोनिम ऐसे ही चुने जाते हैं जो आपको याद रह सके। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अवेयरनेस बेस्ड, रीजनेबल, टाइम बाउंड। आखिरी फैक्टर मुझे सबसे क्रिटिकल लगता है, पता नहीं क्यों। पहला और आखिरी दोनों बेटा, जिसको टाइम की रिस्पेक्ट नहीं है वो कभी भी टाइम टेबल बना ही नहीं सकता है। आपको अपने वो सीनियर से बात करनी पड़ेगी जो नीट में पर डे के 600 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस समय। आपको अपने जे एडवांस वाले सीनियर से बात करनी पड़ेगी जो पर डे के कम से कम 12 घंटे पढ़ रहे हैं, और दे आर 12 आवर्स एफिशिएंट वाइज प्रोडक्टिव। उनको इतना टास्क दिया जा रहा है और फिर भी वो करके रिपोर्ट कर रहे हैं। बेटा देखो, आपको मेथड्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। कई बार आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, टाइम के साथ बढ़ भी सकती है। लाइफ में जो बच्चा ना पढ़ाई को समझेगा, उसको समझ आएगा साइन कर्व बनता है, ऐसा ऐसा, कभी अच्छा कभी खराब। अगर आपको पता है कि नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आएगा तो आप दुखी नहीं होगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ हमेशा नेगेटिव चलेगी, तो ये बेटा आपकी गलतफहमी है, फिर अच्छा आना ही है। और आपको ऐसा लगता है कि आज आपने 12 घंटे पढ़ लिए हैं और फिर ऐसी ही लाइफ चलेगी, तो भी आप गलत हो। कुछ ना कुछ हो जाएगा कि फिर आप नेगेटिव जाओगे। तो जो बच्चा समझदार है, बस वो ऐसे करता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। वाई एक्स, बेटा मैथ्स नहीं डाल रहा हूँ, कॉमन सेंस समझना, कम ज्यादा कम ज्यादा, बट वो इतना स्टेडी होता है ना कि उसको पता है कि यहाँ पे कम भी पॉजिटिव है, लाइक 5 आवर स्टडी, लाइक 7 आवर स्टडी। सोचो, कम भी पढ़ा तो 5 घंटे पढ़ा, ज्यादा पढ़ा तो 7 घंटे पढ़ा। उसको पता है कोई फाइट नहीं है, किसी दिन खराब होगा, किसी दिन अच्छा होगा, और ये सीक्वेंस चलता ही रहेगा बेटा लाइफ लॉन्ग। तो बेटा अब तक के लिए समराइज करते हुए, मैंने प्रोडक्टिव बनने को बोला है तुम्हें, मैंने तुम्हें टाइम टेबल बनाने के लिए बोला है,
और टाइम टेबल में भी तुम स्मार्ट वे में टाइम टेबल बनाओगे। अगर ये काम तुम्हारा नहीं हो रहा है स्मार्टनेस के साथ में, तो तुम पछताओगे, यू विल रिग्रेट। तुमको सिर्फ ये लगेगा कि तुम सही कर रहे हो। आज के दिन भी अगर एक बच्चा मुझे प्रॉपर टाइम टेबल नहीं दे सकता है कि वो एनटीएससी के लिए कैसे फोकस्ड है, तो मुझे लगेगा ही इज जस्ट ए किड, जिसके मम्मी पापा को लगता है कि उसे पढ़ना चाहिए, अभी उसमें मैच्योरिटी नहीं आई है। भले ही आपको, बेटे देखो, माँ बाप आपके लिए जो सोचते हैं ना, वो दुनिया का बेस्ट होता है हमेशा। कई बार टीचर आपको सच बता देता है, बस वो भी आपके लिए बेस्ट ही चाहता है। बस वो आपको मुंह पे सच बोल सकता है एक दो बार कि बेटा हो सकता है आप ऐसे करोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ऐसा करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। बेटा नेक्स्ट आपको ये रहता है कि बच्चा मुझसे पूछता है कि सर हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ऐसे अवेयरनेस कैसे आएगी। हाउ टू प्लान। सर आपने ये तो बोल दिया कि पर डे को कैसे प्लान करना है। तो बेटा देखो, हाउ टू प्लान में मैं आपको एक सीक्वेंस वाइज समझाता हूँ। हो सकता है आपको पूरी चीज समझ भी आ रही हो सकता है नहीं भी आ रही हो। बेटा आपको विजन वर्ड समझ आता है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड विजन? आप बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे देखते होगे, एनटीपीसी, किसी भी कंपनी के आगे आपको, किसी भी कंपनी के आगे एक विजन लिखा रहता होगा। देखा है आप लोगों ने? यस सर। आपने ये वर्ड भी सुना है, मिशन? देखो, ये तीन वर्ड आपको समझने पड़ेंगे। आप अगर अपना विजन कुछ एक स्टेटमेंट के अराउंड रखते हो तो आप हमेशा सक्सेसफुल बनते हो। कि लाइक आपका विजन ऐसा है कि आपको टॉप 1% ऑफ इंडिया रहना है हमेशा, अपने बैच का। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, टॉप 1% ऑफ इंडिया। अब आप बोलोगे सर नहीं फर्क पड़ता, मैं अपने आप अच्छा पढ़ रहा हूँ, मैं 1% में आ जाऊंगा। नहीं बेटा, विजन और प्लानिंग का बहुत महत्व होता है। आपको सिर्फ अभी लग रहा है कि एक बच्चा जो प्लान नहीं है ना बेटा, हो सकता है वो लाइफ लॉन्ग दूसरों से मतलब अच्छा ही करे, लेकिन उसको हाइट्स नहीं मिलेंगी। अगर आपको टॉप 1% ऑफ इंडिया में आना है और ये आपका विजन है, एक बच्चा अपना विजन अलग भी बना सकता है। वो बोल सकता है कि नहीं सर, मुझे आईआईटी डी में जाना है, विद सीएस ब्रांच जाना है। दूसरा बच्चा एक सिंपल सा बना सकता है कि सर मैं नीट में एम्स दिल्ली जाना चाहता हूँ। चलेगा बेटा, इट डजेंट मैटर वो टारगेट क्या ले रहा है। अब आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, इस विजन का या ये विजन का। अगर आपने ये लिखा है टॉप 1% ऑफ इंडिया, तो मैं आपसे पूछूंगा अगले दिन, बेटा आपको नहीं लगता अगर आप 1% में आते हो तो कोई भी इंडिया में एग्जाम होगा तो आपकी 99 परसेंटाइल से ऊपर आएगी? बात सच है बेटा, ऑलवेज। परसेंटाइल का मतलब यही होता है बेटा, जो आप स्कूल में सुनते होगे ना कि जेई मेंस में इतनी परसेंटाइल आई, नीट में इतनी परसेंटाइल आई, उसका मतलब यही होता है बेटा। आपको फाइट समझनी है तो फाइट समझो ना बेटा। अभिषेक भैया के 98.8 या 6 परसेंटाइल आई थी और 15 लाख बच्चे बैठे थे एग्जाम में, मेडिकल में। घर में कैलकुलेशन आराम से कर लेना बेटा, अगर थंब्स पे कर सकते हो तो इसको ऐसे समझो 98.5 मान लो। इसके बाद भी आपको समझ आएगा कि वो रैंक, बेटा देखो 15 लाख का 1% भी आपका 15,000 होगा, तो 22,500 हो गया अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं इतनी परसेंटाइल लिख रहा हूं, तब आप कैसे बोल सकते हो कि आपकी रैंक अच्छी आई है? अगर आपका विजन टॉप 1% ऑफ इंडिया में जाने के लिए है, तो आपको प्लानिंग उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। आपको टीचरों से बात करनी पड़ेगी, सर क्या मैं सही कर रहा हूँ? बेटा देखो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम यही लिखो। एक बच्चा ये भी लिखता है ना कि सर मुझे मम्मी पापा का अच्छा करना है, ये भी उसका विजन हो सकता है। आई हैव टू डू गुड इन लाइफ, इतना अच्छा करना है कि मम्मी पापा खुश रहें, ये विजन भी काफी है बेटा। आप विजन चुनने के लिए फ्री हो। आप बहुत कॉम्पिटेटिव हो, एम्बिशियस हो, तो आप ये सब विजन चुनो, टॉप 1%, आईआईटी दिल्ली, नीट एम्स। अगर आपने आज के दिन ऐसा विजन चुना है कि सर मुझे लाइफ में डिसेंट करना है, मुझे इस विजन से भी कोई घाटा नहीं है। बट बेटा इतना याद रखना, इट्स योर चॉइस। तुम जितना बड़ा विजन चुनोगे उतना ऊपर जाते हो। डजन लाइफ तुम्हें हमेशा स्ट्रगल कराएगी कराएगी। एक बंदा ये बोले ना कि वो, बेटा इतना समझो, वो टाइम स्क्वायर में कोई बंदा काम कर रहा है ना बैठ के, और एक बंदा, आप जो भी फ्ली मार्केट जानते हो, वहां बैठ के कपड़े सेल कर रहा है, दोनों के ऊपर इक्वल प्रेशर रहता है। प्रेशर दोनों पे इक्वल होता है। आप हमेशा काम उतना ही करोगे। आप जैसी प्लानिंग करोगे इनिशियल डेज में, वही आपको डिफरेंशिएट करेगा।
आपको सिर्फ लगता है कि ये बंदे का काम ज्यादा होता है, इसका कम होता है बेटा, इसके ऊपर भी इक्वली प्रेशर रहता है। तो आप अभी चुन रहे हो सब क्या करना है आपको। तो बेटा एक अपना विजन स्टेटमेंट बनाओ अपनी लाइफ के लिए, उसके बाद उसको मिशंस में ब्रेक करो। मिशंस क्या होते हैं? आप क्लास 10th में हो, हैव ए मिशन ऑफ एनटीएससी। क्लास 10th बोर्ड, सर बोर्ड में जैसे मेरे हिसाब से डिसेंट बेटा सर 96% से ऊपर लाने हैं, 96 to 98, देयर इज नो कंपटीशन। मुझे कोई मतलब नहीं मेरे बाकी दोस्तों के कितने आ रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं किसी बच्चे को चुनूं तो मैं उसको ऐसे बोलूंगा, बेटा किसी से compete मत करो, आपका दोस्त आपका एक्चुअल दोस्त है, वो आपका कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे हो रहा है, 15 लाख बच्चे बैठ रहे हैं नीट के पेपर में, ना कि 25 बच्चे जिनको आप जानते हो। अगर आप उनसे कॉम्पीट कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं कॉम्पिटिशन क्या है। उसके बाद आपके मिशन में आना चाहिए सर एनटीएससी निकालना है। अभी आपके ऊपर है, आप स्टेज 1 प्लस स्टेज 2 लिखते हो या सिर्फ एनटीएससी स्टेज 1 लिख देते हो, आपकी मर्जी है बेटा। अगर इतना आप लिख रहे हो तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि हमेशा सेट मैट के पेपर मिला के आपको एटलीस्ट 160 मार्क्स लाने पड़ेंगे सिक्योरिटी के लिए, स्टेज 1 में। और स्टेज 2 में 135 पे आ जाता है कहीं, लेकिन 140 मान लो बेटा, 140 पे सेफ्टी रहेगी। और बेटा मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में भी समझाया था, लास्ट डे जब एनटीएससी का भी स्टेज 2 का रिजल्ट आया था ना, कैसे जो बच्चे प्लान्ड वे में पढ़ रहे थे उनके मार्क्स ज्यादा है। और हमेशा यही सच होगा, तुमको बस लगेगा कि तुम तेज हो, और बेटा वो सबको लगता है बेटा। व्हेनेवर समबडी इज पासिंग क्लास 10th तो उसको एक बहुत कॉन्फिडेंस वाला फेज आता है, क्योंकि वहां तक उसका ब्रेन पीक ग्रो किया हुआ होता है और कॉन्सेप्ट 10th तक के वीक रहते हैं। आपका ब्रेन पीक पे ग्रो कर चुका है, अभी आप इक्वली टैलेंटेड हो किसी भी टीचर या किसी भी इंडियन के या किसी भी इंसान के। लेकिन आपके सामने जो किताबें आती हैं वो लाइट वेट होती हैं, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ते हो अनटिल अनलेस आप 11th में घुसो, अब 12th में घुसो, फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर से चीजें नॉर्मल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने एक विजन स्टेटमेंट पाल लिया, आपकी मर्जी, टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड या टॉप 1% ऑफ इंडिया, जो भी आपकी चॉइस हो। फिर आपने मिशन कनेक्ट किया। मिशन हमेशा स्पेसिफिक रहता है और नियर फ्यूचर में रहता है, इट्स नॉट ऑलवेज लाइक 10 साल लंबा, 20 साल लंबा। मिशन हमेशा थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है विजन के कंपैरिजन में। आपने मिशन में लिखा एनटीएससी प्लस बोर्ड, ये आपका मिशन हो गया, और दोनों में आपने स्पेसिफिक कर दिया, दोनों राउंड 98%। फिर आता है गोल्स आपके। अगर आपकी ये तीनों चीजें स्ट्रीमलाइन नहीं है, अलाइंड नहीं है, तो आप गलत कर रहे हो। आप टॉप 1% ऑफ इंडिया आना चाहते हो, लेकिन आप टॉप 2% ऑफ ओडिशा नहीं बनना चाहते हो, तो आपको कौन मदद कर पाएगा बेटा? आप एनटीएससी नहीं निकाल रहे हो तो मतलब आप टॉप 2% ऑफ इंडिया में नहीं आए हो। तो आपको ये सारे अलाइन करने पड़ेंगे, जो नहीं कि बेटा यही बनाओ, एक बच्चा इतना भी बना सकता है अपने हिसाब से कुछ भी। और गोल्स वो होते हैं जो आप वीकली टारगेट लेते हो, मंथली टारगेट लेते हो। गोल्स में आपको मंथली पे आना चाहिए। जुलाई स्टार्ट हो रही है ना, ऐसे बोलो, सर जुलाई मतलब लाइट रिवीजन, जुलाई मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा खत्म करेंगे सर, पूरा का पूरा जोश में बैठेंगे, पूरा खत्म करेंगे, पहली बार करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मंथली को ब्रेक करके वीकली पे लाओ। अगर तुम वीकली टारगेट नहीं बनाते हो, और वीकली में कैसे लेते हैं? अच्छा सर इस वीक में पहले हम एससी वर्मा का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली एक्सरसाइज खत्म करेंगे या एनसीईआरटी से, इस वीक के लिए, एग्जांपल के लिए कोई भी एक, ऐसे ऑब्लिक डाल के। अब तुम जो आज का टास्क बनाओगे टुडे वाला, वो हमेशा इसका सबसेट होना चाहिए। अब बेटा ऐसे फिजिक्स नहीं, ऐसे केमिस्ट्री में भी बनाओगे, मैथ्स में भी बनाओगे, बायोलॉजी में भी बनाओगे, सोशल साइंस में भी बनाओगे, मेंटल एबिलिटी में भी बनाओगे। हर वीक का टारगेट वो मंथली के साथ अलाइन होना चाहिए, मंथली वाला वीकली के साथ अलाइन होना चाहिए, और वीकली वाला टुडे के साथ। जब तक ये बेटा ऐसा होना चाहिए, ये मंथ है, ये उसका एक पार्ट वीक है, और उसका एक पार्ट टुडे है। आपको ये सबसेट की तरह दिखना चाहिए कि जो मैंने आज किया है वो वीकली टारगेट का पार्ट है, और जो वीकली कर रहा हूँ वो मंथली का पार्ट है, और जो मंथली कर रहा हूँ मेरे इस साल का मिशन का पार्ट है। अब मत करो ऐसे, अब देख लो कितना भी तुम तेज हो, आखिरी में तुमको एक प्लांट बंदा हरा देगा बिल्कुल आसानी से। जो भी बंदा तुम्हारी क्लास में सबसे ज्यादा प्लांट है ना, कि उसने सब कुछ ब्रेन मैपिंग कर रखी है, जिसको मैं सिलेबस मैपिंग बोल नहीं रहा था, वो पूरा सिलेबस मैपिंग करके बैठा हुआ है,
और वो बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है, वो पक्का हरा देगा। भले तुम कितने भी तेज तुमको लगते हो, वो तुमको बिल्कुल इजीली बीट करेगा। जब रिजल्ट आएगा यू विल बी अमेज्ड कि भाई मैं तो सबसे तेज हूँ इंडिया में, मेरे कैसे एनटीएससी में 155 आ सकते हैं और तेरे कैसे 170 आ सकते हैं, तू तो मुझसे कमजोर था। बेटा यहाँ कमजोर और तेज की बात नहीं होती है, यहाँ पे बात ये होती है एनर्जी और टाइम। तुम जिस जगह लगाओगे वहां से प्रोडक्टिविटी बन के निकलेगा। आपके पास एनर्जी है और टाइम है। बेटा पता है आजकल की दुनिया ऐसी हो गई है, उनको लगता है ना कुछ पढ़ाने से सिलेक्शन होता है। मैंने कभी नहीं देखा बेटा कुछ ना, हम लोग ये बोलते थे ट्रिपल जे फैक्टर पे सिलेक्शन होता है। एक बच्चा कैसे आईआईटीएन बनता है, एक बच्चा कैसे पहली बार में मेडिकल निकालता है। बेटा मेरे बैच के बच्चे एक साथ दो दो निकाले थे, मतलब वो एंड मेडिकल भी निकाले थे, जेई भी। अब मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, अब ये बहुत बेकार तरीका है। हम लोग ये बोलते थे जोश है, जुनून है, जज्बा है, और सबका मतलब लगभग एक ही होता है। हम बोलते थे जिसमें ट्रिपल जी फैक्टर है वो हमेशा निकाल लेगा। वो जोशीला, वो कभी मना ही नहीं करेगा। मैं उसको बोलूंगा बेटा आज ये 50 क्वेश्चन भेज रहा हूँ, कर दोगे? हाँ सर कर देंगे। जुनून मतलब बेटा आप इससे सबसे जो क्लोज वर्ड आप डालते हो ना, जुनून, इससे सबसे क्लोज वर्ड जो मुझे पता है वो पैशन होता है। अब आप लोग हिंदी में अच्छा समझते हो कि इंग्लिश में, या पता नहीं बेटा, आप जानो, मुझे नहीं पता बेटा इसमें आपकी वर्नाकुलर लैंग्वेज में इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड होता है। जुनून मतलब समझते हो ना बेटा, पैशन। यस सर। और अब जज्बा को बिल्कुल बेटा हौसले की तरह ले लो कि सर मुझ में हौसला है, मैं कर लूंगा, या आपके पास थोड़ा सा वो है, फियर नहीं है। हम बोलते थे ट्रिपल जे फैक्टर जिसकी आंखों में दिख जाए वो बच्चा सेलेक्ट होगा हमेशा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप बेटा अपने अंदर ट्रिपल जे फैक्टर रखो, विजन मिशन गोल्स को समझो, फिर उसको मंथली में कन्वर्ट। देखो तुम आज बैठ के ना मुझे बस ये ऐसे बना दोगे ना, विजन, मिशन, आपका गोल्स, अभी जुलाई चल रहा है ना, मंथली, वीकली, आपको लगेगा सर ये तो खुद अपने आप में काम है, मत करो ये काम, फिर देखना तुम कितने पीछे जाते हो। अगर आप इस तरह से अलाइंड हो लाइफ में, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप मुझसे आके पूछोगे सर मेरे विजन में टॉप 1% बनना है, तो क्या मेरी आईआईटी में रैंक कितनी आनी चाहिए? मैं बोलूंगा बेटा एटलीस्ट तुम्हें कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए ओल्ड कॉलेजेस में। अच्छा सर उसके लिए कितनी रैंक चाहिए? हर टॉपिक पे मुझे कितनी सिलेबस मैपिंग करनी पड़ेगी? मान लीजिए सर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने, तो कितना डिटेल तक पढ़ना पड़ेगा? बेटा आपको पता है जिन जिन बच्चों के साथ पूरा मॉनिटर्ड वे में काम किया जाता है, उन बच्चों की रैंक लगभग प्रिडिक्ट की जा सकती है। आपको डाउट है, मैं आपको ना 12th वाले बच्चों की रैंक अभी बताता हूँ, अभी उनका जे का पेपर भी नहीं हुआ है, और जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, +- 200 से ज्यादा कोई अंतर नहीं आएगा। और मोस्टली बच्चों को शायद आप जानते भी होगे, और नहीं तो जान जाओगे बेटा। रिजल्ट आने के बाद आप हर बच्चे के से पूछोगे ना, तो आपको स्टोरी टाइप की बताएगा कि मैं पढ़ने में तेज था, मैं पढ़ने पे कुछ था। और हर बार आप एक ही बात देखोगे, जिसका कान पकड़ के बैठाया जाता है ना इन सब चीजों पे, प्लानिंग पे, वही बच्चा आखिरी में सेलेक्ट होता है। बेटा यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो रही है ये समझने में? नहीं सर। बेटा कॉलेज फर्स्ट ईयर में भी जाओगे और तुम्हारे पास उस साल का कोई मिशन नहीं है ना, वो साल बर्बाद हो जाएगा, टाइम पास में निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। हर समय तुम्हें बात लगानी है। मैं तुमको इस साल का मिशन बताता हूँ। इस साल का मेरा मिशन है, मेरा मिशन क्या है, मुझे 7 आईआईटी का मैंने टारगेट लिया है, यहाँ से छोटे से बैच में 20-25 बच्चों के, और एक नीट मिनिमम, क्योंकि मेडिकल में बच्चे कम है, 2 भी निकल सकते हैं। देखो बेटा ये 6 से 8 है एक्चुअली में, और नीट में बेटा मुझे लग रहा है 2 से 3 बच्चे प्रोबेबल हैं, पर ये मिनिमम मिशन बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये मेरा मिशन है। आपका मिशन मेरा मिशन अलग हो सकता है, पापा का आपसे अलग होगा। हर बंदे का लाइफ में मिशन अलग अलग है। आप देखो आपका मिशन क्या है इस साल का, आपका अपनी लाइफ के लिए विजन क्या है? बेटा देखो सबका विजन अलग अलग होता है। मेरा विजन ये सिर्फ कुछ की फैक्टर्स पे रहता है। आई विल नॉट किल टाइम, टाइम किलिंग नहीं करूंगा। मैं अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को हमेशा अपना बेस्ट दूंगा। जो भी मेरे से रिलेटेड है दे विल गेट माई बेस्ट। ये मेरे विजन का पार्ट है, चाहे वो मेरी फैमिली हो, चाहे मेरे फ्रेंड हो, चाहे मेरे स्टूडेंट्स हो। ये मेरा विजन है। उसी तरह मैं अपने मिशन को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में बताया, प्रोफेशनल वाले मिशन को। अब मैं आपको गोल के हिसाब से बताऊं, तो मैं पर मंथ वाइज हर बच्चे का टारगेट तक बना के भेजता हूं, भले ही मुझे हाथ से बनाना पड़े जो बच्चे ये पेपर लिख रहे हैं। तो बेटा तुम मुझसे अलग कहाँ हो? तुम उस सीईओ से अलग कहाँ हो जो 20 साल का लड़का कंपनी रन कर रहा है? कितना दिमाग का अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है तुम में और उसमें।
आपके सिर्फ कॉन्फिडेंस का अंतर है बेटा, और उसको भी इन सब स्टेजेस से पूरा गुजरना पड़ता है, सारे के सारे स्टेजेस से। जो आपको रैंडम बच्चा दिखा ना, आप उसको देखोगे कि वो भीड़ का हिस्सा बन के खो जाएगा। जैसे ही तुमको ये समझ आता है, तुम एग्जाम्स को कुछ इस तरह से देखने लग जाओगे। इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं है जिसमें पैटर्न ना हो। देयर इज ऑलवेज ए पैटर्न इन इंडियन एग्जाम्स। चाहे वो बोर्ड का पेपर हो, चाहे तुम्हारे वो एनटीएससी का पेपर हो, चाहे वो तुम्हारे आईआईटी का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, दिस इज ए पैटर्न, ऑलवेज ए पैटर्न। एक लगभग वेल डिफाइंड सिलेबस रहता है। इसके बाहर की चीजों को हम कहते हैं, जो भी तुम्हारा टारगेट है एग्जाम, वो बोर्ड है तो बोर्ड से समझो, अगर वो एनटीएससी है तो बेटा एनटीएससी वाइज सोचो। जो भी आपका एग्जाम टारगेट है वैसे सोचना, उसका एक सिलेबस होगा, और उस सिलेबस के बाहर कुछ भी है। जैसे मैंने तुमको कॉचीज इक्वेशन लिखाई कि बेटा जो म्यू होता है वो ऐसा होता है, ए प्लस बी बाई लैम्डा प्लस सी बाई लैम्डा स्क्वायर, या लैम्डा की पावर 4, ऐसा कुछ लिखवा दिया। अब तुम बोलोगे सर ये इसका मतलब क्या हुआ? बेटा तुम्हारे कोर्स में सिर्फ इतना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा अगर वेवलेंथ बढ़ेगी। तुम्हारे लिए ये चीज काम की है, बाकी ये कोई मतलब नहीं है इससे। तो जो भी सिलेबस का बाहर का हो, उसके लिए बोलो नॉट माई मंकी, नॉट माई सर्कस। बोलना सीखो बेटा, नॉट माई मंकी, नॉट माई सर्कस, मुझे मतलब ही नहीं है उससे। अगर तुम्हें इंडियन एग्जाम निकालने हैं तो तुम्हें अपने टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी, जो भी एग्जाम तुम टारगेट कर रहे हो। बेटा मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमको पूरी वर्ल्ड के सारे कैपिटल सिटीज पता है? तुम बोलोगे, एक बच्चा बोलेगा वाओ सर मेरे को आते हैं। मैं बोलूंगा बेटा देखो, अगर तुम्हारे टारगेट पे एनटीएससी एग्जाम है तो पहले मुझे बताओ कि तुमने एंशियंट में जैनिज्म बुद्धिज्म खत्म किया कि नहीं। मुझे सिर्फ साफ बताओ, हाँ या ना। अच्छा ठीक है सर, कर लिया, ठीक है अब तुम सही रास्ते पे हो। बेटा तुमने 9th क्लास की एनसीईआरटी खत्म कर ली? हाँ सर कर ली। 10th क्लास की? हाँ सर कर ली। अच्छा डिफरेंस ऑफ सिलेबस में टीचर से बात की? क्या तुमने नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेके सारे टॉपिक पढ़े जो उड़ीसा टेक्स्ट बुक में है? क्या आपने टीचर से उसका पीडीएफ मांगा? ये सारा हम इंग्लिश में करके आपको हर साल देते हैं, और इस पे टेस्ट भी सारे पड़े हुए हैं। आपके जो टेस्ट बन रहे थे वो ऑलमोस्ट बन चुके हैं बेटा, जितने सारे हैं। और हम लोग की भी गलती रहती है बेटा, कई बार हम बिजी हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, बट बन चुके हैं सारे आपके। अगर आप सिलेबस के बाहर कुछ भी पढ़े, अगर आप कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हो जो मेरे हिसाब से उस एग्जाम का पार्ट नहीं है, तो बेटा आपको सिर्फ एक क्यूरियस बच्चे हो, आप एग्जाम के रास्ते पे नहीं हो। सिलेबस के अंडर वेल डिफाइंड, और कई बार बेटा देखो एनटीएससी वाइज बोलूं तो कई बार वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं होता है, बट आप टीचर से पैटर्न पूछ के सिलेबस बना सकते हो हमेशा। अगर एक लाइन लिखी हुई है कि फॉलो स्टेज 1 के लिए फॉलो स्टेट टेक्स्ट बुक, तो एक बच्चा इतना पागल थोड़ी ना कि वो स्टेट टेक्स्ट बुक भी पढ़ेगा और एनसीईआरटी भी पढ़ेगा। इतना कौन करता है? वो एनसीईआरटी तो उसको पढ़नी ही पढ़नी, वो एनसीईआरटी पढ़ ले और फिर डिफरेंस ऑफ सिलेबस पढ़ ले। जितना डिफरेंस है स्टेट बुक में जो एक्स्ट्रा दिया है, आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो गया, आपका गांधी जी हो गए, और ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं, उनका पीडीएफ फॉर्म में ले लो। वर्ल्ड वॉर 1 2 ले लो, आप उनको खत्म करो, शॉर्ट फॉर्म में खत्म करो। आपकी सारी की सारी प्लानिंग सिलेबस बेस्ड होगी। पीवाईक्यू, अब बोर्ड का पेपर देना चाहते हो, आपके पास 5-10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, तब तुम बोलना मैं बोर्ड टॉपर बनना चाहता हूँ। वरना इट्स लाइक तुम पढ़ते भी रहो, तुम जो कर रहे हो करते रहो, तुम घूम फिर के उस बच्चे से हार जाओगे जो सिलेबस के अंदर पढ़ रहा था, जिसने 10 साल के पीवाईक्यू सॉल्व किए। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि टीचर एक बिल्कुल वेल डिफाइंड पैटर्न बोल देता है कि बेटा इतने पे लाना है, इतने मार्क्स लाना, इस टॉपिक में आप भटकोगे, ये टॉपिक बार बार पढ़ लो, या ये वाला क्वेश्चन कर लो। बेटा 10 साल के, अगर आपको उड़ीसा एनटीएससी स्टेज 1 का पेपर आप लगा के जा रहे हो, चाहे आप कई तरीके से लगा सकते हो कि सर आप इसका टेस्ट करवा दीजिए, आप ऐप पे टेस्ट करवा दीजिए इसका। कोई बच्चा बोल सकता है नहीं सर आप मुझे 10 ईयर की पीडीएफ दे दीजिए, आप पीडीएफ दीजिए, मैं एक साथ खत्म करता हूं, फिर मुझे उसी टाइप का एक मॉक करवा दीजिएगा। बेस्ट सोल्यूशन बेटा, बेस्ट सोल्यूशन। आप एग्जाम को कभी भी पैटर्न में समझना शुरू करना। सिलेबस नॉट माई मंकी नॉट माई सर्कस, जो सिलेबस का नहीं है मैं नहीं पढ़ूंगा। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यू 10 ईयर्स स्पेशली। अगर तुमको लगता है कि तुम्हें कम टाइम में ज्यादा करना है तो यही सब मेथड है बेटा, वरना तुम पढ़ते पूरे 1 साल रह जाओगे। मैं हर बार तुमसे बात करूंगा बेटा क्या चल रहा है, तुम इंगेज कहीं ना कहीं रहोगे।
बट जब एंड रिजल्ट आएगा तो तुम एनटीएससी 5 मार्क्स से मिस करोगे, 10 मार्क्स से मिस करोगे, और फिर तुम्हें गलती भी नहीं समझ आएगी अपनी। तुमको सिलेबस पे वर्क करना है, तुम्हें पूछना पड़ेगा सर ये पार्ट है कि नहीं सिलेबस का, जहां डाउट हो ड्रॉप कर दो, क्योंकि यू हैव ऑलवेज क्वांटिटी जो आपको पता है कि ये है सिलेबस का पार्ट। फिर 10 ईयर पीवाईक्यू पढ़ो, उसके बाद मॉक दो। इससे अच्छा सच कोई नहीं बताता। जिस बच्चे को मॉक देने में लगता है ना कि उसको जज किया जा रहा है, चाहे स्कूल टीचर, चाहे मम्मी पापा, चाहे मतलब कोचिंग में टीचर, बेटा मॉक का पर्पज सिर्फ, ये लिटरल मीनिंग में मत जाओ, मॉक करना मतलब मजाक उड़ाना होता है, बट पढ़ाई वाले स्टूडेंट के हिसाब से मॉक का मतलब मॉक पेपर लिखने के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। मॉक पेपर दो सेम फॉर्मेट पे जो एग्जाम तुम्हें निकालना है, सेम फॉर्मेट। ये पढ़ाई का एंट्रेंस का इनएविटेबल मतलब वो वाला पार्ट है कि अगर आपने इसको मिस किया तो आप गए, मतलब डू नॉट मिस इट एट एनी कॉस्ट। क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे ना बेटा, यू विल नेवर नो कि तुम सिलेबस वाइज पढ़े थे कि नहीं, तुमने सही डायरेक्शन में हो कि नहीं। मॉक दो सेम पैटर्न पे, सेम फॉर्मेट पे। तुम एनटीएससी वाइज पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हो, बट मुझे भरोसा नहीं है कि तुम्हारे मैट में 95 आएंगे, अगर जब तक तुम मॉक में मुझे एवरेज 4 से 5 मॉक में लाके दिखाओगे नहीं, तो तब तक मुझे भरोसा नहीं आएगा। और आप बोलोगे नहीं सर आप बच्चों पे डाउट करते हैं, नहीं बेटा मैं बच्चे पे डाउट नहीं करता हूँ। बेटा जो इतने सालों से तुम चीजें देख रहे हो ना, उसमें एक पैटर्न हो जाता है। मैंने देखा है जो बच्चा थोड़ा ओबीडियंट रहता है वो हमेशा अच्छा करता है। तो इसका मतलब सर उन बच्चों को पसंद करते हैं जो ज्यादा बात मानते हैं? नहीं बेटा, जो ज्यादा बात मानते हैं वो सेलेक्ट होता है, इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है। बच्चा बात मानेगा तो 2 साल बाद बेटा यहाँ से तो चला ही जाएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मुझे फेवरेटिज्म करना है या किसी भी टीचर को फेवरेटिज्म करके कोई फायदा मिलेगा। इसके बाद आपका जो करंट पैटर्न आता है, सॉरी, इसके बाद आपका पैटर्न आता है कि आप तुरंत जो भी लेक्चर आपको पढ़ाए जा रहे हैं उसके नोट्स हमेशा आपके पास होंगे। वो हो सकता है घटिया हो, मतलब आपने अच्छे से नहीं बनाया हो, बट वो हमेशा आपकी लैंग्वेज में समरी फॉर्म में कुछ ना कुछ दे रहे होंगे आपको। इस लाइन का मतलब ये है, इस लाइन का मतलब ये है, वो हमेशा आपके पास रहेंगे। बेटा याद रखना मैं फैक्टर्स लिख दे रहा हूँ, 1 2, ये 5 फैक्टर के हिसाब से अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा आप हमेशा पछताओगे। ये जो फोर्थ वाला फैक्टर है मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। फिफ्थ फैक्ट, बस 5 फैक्टर है बेटा। जो बच्चा मुझसे बोलता है कि सर मैंने जो किताबें आप लोगों ने मुझे बताई थी मैंने सारी लगा ली, मैं बोलता हूँ बेटा उससे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। मैं फोर्थ फैक्टर को बेटा बहुत आराम से बताऊंगा, फिफ्थ पे आ जाता हूँ मैं। मैंने कभी भी उस बच्चे को अच्छा करते नहीं देखा है जो सिर्फ टफ क्वेश्चन लगा रहा हूँ या जो सिर्फ इधर उधर से क्वेश्चन लगा रहा हूँ। एक बच्चा जो अच्छा करता है ना लाइफ में, लाइफ लॉन्ग बोल रहा हूँ, जो बच्चा बोलता है कि सर मुझे 10th में जो लाइट पढ़ा था मुझे 12th में भी पूरा याद है, वो वही बच्चा होता है जो टेक्स्ट बुक को 3 टाइम्स पढ़ता है। बेटा आपको टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में अंतर पता है? या बहुत सारी बुक्स होती हैं आजकल मार्केट में, हैंड बुक होती है, पता नहीं क्या क्या होती है, बट टेक्स्ट बुक का मतलब आपको पता है? कोई बच्चा बताना चाहेगा व्हाट इज टेक्स्ट बुक बेटा? कोई भी आपके हिसाब से व्हाट इज टेक्स्ट बुक? कोई एक टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हो, बताओ बताओ बेटा। देखो आप एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, वेरी गुड, हाँ इट्स ए वेरी गुड एग्जांपल बेटा। एक बुक हमेशा ऐसी बनती है जो आपको बेसिक डेफिनेशन, मैं देखो फिजिक्स की भाषा में बता देता हूँ, बेसिक डेफिनेशन प्लस बेसिक डेरिवेशन, वो फॉर्मूला आया कहां से, यह जो कॉन्सेप्ट देती हो, बट आपके सिलेबस के हिसाब से। बेटा मैं आपको कॉचीज इक्वेशन ना डिराइव करके नहीं दे सकता हूं, मैं आपको ब्रेक्स लॉ नहीं पढ़ा सकता हूं, तो ये नहीं कि डेरिवेशन सर पूरी हाई फाई नहीं बेटा, आपको उसी फॉर्म में पढ़ना है जो आपके कोर्स जस्टिफाई करे। इसलिए हर एग्जाम के लिए कुछ टेक्स्ट बुक डिफाइन होती है, हर एग्जाम के लिए। आप मेरी मानेंगे तो अभी आपके लिए टेक्स्ट बुक है बेसिक मॉड्यूल आपकी एनसीईआरटी और आपका एससीबी, ये 3 मॉड्यूल मतलब 3 टेक्स्ट बुक है आपके पास। किसी एक को भी पकड़ के 3 बार पढ़ लो, आप बेस्ट करोगे अपना। बाकी चीजें भी करनी है बेटा, बट जो बच्चा टेक्स्ट बुक पे 3 बार कमांड नहीं करता है ना, उसको याद ही नहीं रहती, ही कांट कैरी थिंग्स इन हिज माइंड। वो कभी भी दिमाग में कैरी नहीं कर पाता है चीजें बेटा,
उस बच्चे को पूरा साल खत्म होने के बाद कुछ भी पूछोगे तो उसको सब आता होगा, बट बुक खोलने के बाद, टाइम लेने के बाद बोलता है कल बता दूंगा सर, परसों टेस्ट ले लीजिए। आप कुछ कुछ बच्चों को देखोगे ना, उनको पूरा याद रहेगा, अच्छा बेटा इस चैप्टर में क्या है सर, ये है, अच्छा इसके बाद बेटा क्या है सर, इसके बाद ये है। तो वो वही बच्चे होते हैं जिनको टेक्स्ट बुक पे 3 बार वाला थ्योरम पता रहता है। कुछ बच्चे इत्तेफाक से कर रहे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वो अच्छा कर रहे हैं, बट ये फैक्टर हमेशा रहता है। जब तक तुम 3 बार कोई टेक्स्ट बुक नहीं खत्म करते हो, तब तक तुम्हारी मेमोरी वैसी नहीं बनती है जो तो एग्जाम के लिए चाहिए होती है, एग्जाम रेडी। अगर तुमको लगेगा कि सिर्फ कुछ डीपीपी सॉल्व करने से टफ वाली तुम्हें एग्जाम में फायदा हो जाएगा, आखिरी में जाके देखो कि एनटीएससी की पेपर में जितना क्लास में पढ़ा गया उससे पूरा पेपर फंस गया। जितना भी तुमको मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए ना, एनटीएससी प्लस वो वाला सेक्शन जेई वाला, उससे भी लो लेवल के आते हैं बेटा, सारा का सारा। बट बच्चे को उस समय याद नहीं रहता है, वो प्लस माइनस की गलती करके आ जाता है। बेटा सबके दिमाग में ना समेटिव वाली बात नहीं रहती है। बहुत बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं बेटा, कुछ ही बच्चे, सिर्फ 5-10% बच्चे ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। वो तेज हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, वो स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। उनको पता रहता है कि उनका दूसरों से कंपटीशन नहीं है। वो एससी वर्मा लेंगे, एनसीईआरटी लेंगे, 3-3 बार पढ़ेंगे जब तक एक एक लाइन उनसे दिमाग में छप ना जाए। मैं फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ बेटा। फोर्थ पॉइंट टेक्निकली बेटा देखो, फोर्थ पॉइंट टेक्निकली मैं हूं या आपका टीचर, जो भी आपको पसंद है बेटा, फोर्थ पॉइंट वो है। और आपको हैरानी होगी, मैं हर एक को वेटेज 20% देता हूँ। अब देखो, अब आप बोलोगे सर 20%, आप अपने आप को 20% वेटेज क्यों दे रहे हैं, या कोचिंग को 20% वेटेज क्यों दे रहे हैं? बेटा मैं नहीं समझा सकता, रियलिटी यही है बेटा। आपको यकीन करना है तो कर लेना। आप इतने सारे फैक्टर्स में अपनी एनर्जी लगाओगे तब आपको, और सोचो मैं इस 20% में आपको क्या बताता हूँ। हो सकता है एक बच्चा टीचर के थ्रू ये भी खत्म करवा ले पीवाईक्यू, तो 40% हो जाऊंगा मैं। एग्जाम की रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ बेटा, मैं आपको पूरा साल कैसे बिताना है वो नहीं बता रहा हूँ। एग्जाम आपसे यही मांगेगा, एग्जाम की डिमांड इतनी सी होगी। और इसमें जो टीचर वाला रोल है मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, क्लास नोट्स, हर चैप्टर खत्म होने पे फॉर्मूला लिस्ट। कि अगर मैंने आपसे फॉर्मूला लिस्ट पूछी कि बेटा ये रहा, ये 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगे हैं बेटा, जो बच्चा फॉर्मूला लिस्ट नहीं बना रहा है, मैंने उससे पूछा बेटा ये x1 डिस्टेंस है, ये x2 डिस्टेंस है, ये x3 x4 है, और ये म्यू4 है, ये म्यू3 है, ये म्यू2 है, ये म्यू1 है। अगर एक कॉइन को मैंने नीचे रखा है तो वो कहाँ दिखेगा बाहर से देखने पे? किसी बच्चे के पास फॉर्मूला लिस्ट है तो बोल देगा सर कि सर कुछ नहीं करो, आप जितने डिस्टेंस दिए ना सबको ऐसे डिवाइड कर दो, x1 बाई म्यू1 प्लस x2 बाई म्यू2 प्लस x3 बाई म्यू3 प्लस x4 बाई म्यू4। और फिर मैं बच्चे से एक बात पूछूंगा, बेटा ये कहाँ से दूरी आ रही है, ये डिस्टेंस कहाँ से आ रहा है? जो इमेज बनी वो ये वाली जो दूरी, मान लो ये 3 मीटर आई, तो ये कहाँ से आई, ऊपर से आई या नीचे से आई? बताओ बेटा, कोई बच्चा बता पाएगा? ये कॉइन नीचे रखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला आया वो नीचे से निकालने पे आया या ऊपर से? ये आदमी ने जब कॉइन को देखा तो उसकी इमेज ऊपर दिखी, तो ये जो दूरी तुमने निकाली, मैंने बता दिया। अंतर इतना हो जाता है कि एक बच्चा जानता है कि जब वो फॉर्मूला लिस्ट बनाएगा तो उसको उसको अप्लाई करना आता है। एक बच्चे के लिए सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट क्या है कि सर ने स्नेल्स लॉ में लिखा है म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर, बच्चे के लिए ये होता है। और दूसरे बच्चे को साफ समझ आ रहा है कि सर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी मीडियम में बनने वाला, जैसे ये ऐसे गया तो सर ये पहले वाले मीडियम का आई लेना है, साइन आई म्यू1, और अगले वाले में जो लाइट मुड़ेगी तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का साइन आर, तो बच्चा ठीक है। लेकिन एक बच्चा जो सिर्फ फॉर्मूला लिस्ट रैंडम बना रहा है बेटा, उसका कोई, ये बेटा नीचे से होता है, ठीक है। आपके क्लास नोट्स हर चैप्टर खत्म होने पे फॉर्मूला लिस्ट और उनको अप्लाई करना आना। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, भले ही तुम एनसीईआरटी लेवल पे प्लानिंग कर रहे हो, बोर्ड के लिए भी प्लानिंग कर रहे हो, तो बोर्ड वाइज भी ऐसा करो। अगर तुम पावर का फॉर्मूला 1/f लिखते हो और तुमको ये नहीं पता है कि जब तुम पावर निकालते हो तो डायप्टर में यूनिट आती है, जब तुम पावर निकालते हो तो पहले इसको बेटा सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फोकल लेंथ को, तो भी तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। मैं तुमको फोकल लेंथ दूंगा बेटा 1/3 है, अब पावर निकालो, तुम 3 बोल दोगे, मैं यहाँ 1/3 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, तुम्हारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा। तुमको पता आना चाहिए कि ये आंसर SI यूनिट में आएगा, तो पहले फोकल लेंथ को कन्वर्ट करोगे मीटर में, तब तुम्हारा पावर आएगा डायप्टर में। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। क्लास नोट्स के बाद तुरंत आपका फॉर्मूला लिस्ट बनना चाहिए। आपको टीचर से अपनी पोटेंशियल के हिसाब से डीपीपी मांगने चाहिए।
या एक्सरसाइज का टारगेट, और फिर उसका डाउट लेना चाहिए। और डाउट लेने का सबसे सही फॉर्मेट क्या होता है, ऐसे मत बोलना कभी लाइफ में कि सर मुझे फिजिक्स में डाउट हो रहा है, मुझे केमिस्ट्री में डाउट हो रहा है, मुझे मैथ्स में डाउट हो रहा है। आपको एक ना तरीका आना चाहिए, जैसे लाइक मैं तेज बच्चों का एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो भी बच्चे तुमको लगता है जो तुमसे सीनियर और तेज हैं, वो ऐसा करते हैं कि सर ये वो सर आप मुझे इमेज शिफ्ट बता दीजिए, एग्जांपल इसकी थ्योरी बता दीजिए। उसके बाद वो 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट रखे रहेंगे, सिर्फ क्वेश्चन ओनली, कि सर, और वो पूछेंगे सर इसमें अप्लाई कैसे करना है, और उन सारे स्क्रीनशॉट को मर्ज करके वो एक पीडीएफ बना देते हैं। अब आपको लगता है कि सर इतने सारा झमेला, बेटा आप मेरे सामने अभी लाइव क्लास में होते तो मैं आपसे बोलता बस मुझे टिक करके सर्कल करके लेते आओ सारे जो नहीं आ रहे हैं। अभी हम लोग ये करते हैं कि जो चीज तुम्हें हेडिंग नहीं आ रही उसको सर्कल करो, जो टॉपिक तुम्हें क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा उसको सर्कल करो, सबके स्क्रीनशॉट लो, मेक इट ए पीडीएफ। जैसे ही वो पीडीएफ में 20 क्वेश्चन होते हैं, बेटा एक अच्छे बच्चे के 20 क्वेश्चन एक हफ्ते में हो जाएंगे अगर वो पढ़ रहा है तो। 1 वीक इज इनफ। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो ये कभी नहीं होगा, बट अदरवाइज इट विल बी इनफ कि तुम एक वीक में 20 क्वेश्चन खत्म कर लो, मतलब डाउट क्रिएट कर लो, और फिर तुम ये पीडीएफ ड्रॉप करोगे। टीचर को पता लग जाता है कि बच्चा टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा है, उसको सही में प्रॉब्लम है। टीचर तुरंत लाइव क्लास में बुलाएगा और ये डाउट ले लेगा 20 के 20 क्वेश्चन का, कि बेटा देखो इमेज शिफ्ट में आपको इतना आना चाहिए, ये ऐसी बाउंड्री होती है। तो क्या तुम लोग सिर्फ क्लास या लाइव लेक्चर पे सीमित हो? ये तुम्हारी गलती है या मेरी गलती है, बेटा दोनों की मान लेते हैं। उसके बाद फॉर्मूला नोट्स अगर मैं सबसे मांगूं तो मुझे कम बच्चों से उम्मीद है मिलेगा। जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे मिल जाएगा, जो बच्चे सिर्फ अभी रैंडम भटक रहे हैं उनसे नहीं मिलेगा। बेटा मैं आप अच्छा बेटा, कितने बच्चों को मोबाइल में लॉक कोड का मतलब समझ आता है? कितने लॉक कोड में कितने पासवर्ड होते हैं, मतलब जो खोलते हैं ना मोबाइल का, 4 होते हैं ना बेटा, 1 2 3 4, ऐसा होता है ना, 4 होता है ना बेटा? अच्छा, किसी बच्चे को लगता है कितने अटेम्प्ट में ये ब्रेक किया जा सकता है? कोई बता सकता है बेटा? हाउ मेनी अटेम्प्ट्स आर पॉसिबल? कोई भी बच्चा रैंडम, मुझे आपसे बस बड़ा नंबर चाहिए। आई डोंट वांट एग्जैक्ट आंसर फ्रॉम यू पीपल। आपने वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ी है। कोई बच्चा सोच सकता है आपका मोबाइल अगर मुझे खोलना हो तो हाउ मेनी ट्राइज, मतलब मुझे कितनी बार मेहनत करनी पड़ी? कोई भी बच्चा, कोई भी। सर 10⁴। हाँ बेटा, अब ये बताओ ये नंबर छोटा है कि बड़ा, ये बताओ। बहुत बड़ा है ना बेटा? बड़ा है। हाँ, तो इतना कोई आपका मोबाइल लेके कभी नहीं करेगा, पागल हो जाएगा कोई करेगा तो। और वो भी हर 5 के बाद वो मना कर देता है। उसके बाद भी शॉर्टकट होता है मोबाइल में, ऐसा होता है कि आपने 4-5 बार गलत डाला तो लॉक कर देगा, मतलब वो अपने आप को सेव करता है कि आप 6 महीने तक उसका पासवर्ड नहीं तोड़ पाओ या काफी टाइम तक पासवर्ड ना क्रैक कर पाओ। बेटा ये एग्जाम्पल यहाँ मैंने क्यों लिया मैं बताता हूँ आपको। मैं 4 कॉन्सेप्ट देता हूँ, अगर 4 अननोन नंबर से मैं 10⁴ पॉसिबिलिटीज बना सकता हूं, तो मैं 4 कॉन्सेप्ट से भी वही कर सकता हूं। आपको मेरी बात समझ आई? मैं 4 कॉन्सेप्ट से भी 10⁴ क्वेश्चन बना सकता हूं, और यही एग्जाम आपके साथ करता है। अगर एक चैप्टर में 15 कॉन्सेप्ट हैं तो फिर आप अनलिमिटेड क्वेश्चन बना सकते हो, अनलिमिटेड क्वेश्चन बना सकते हो। तो जो समझदार बच्चा होता है ना, वो कॉन्सेप्ट की पूरी लिस्ट बना लेता है कि इस चैप्टर से मुझे कितने कॉन्सेप्ट मिले, स्नेल्स लॉ, मतलब उसको ऐसी आदत होगी वो चैप्टर में खोजेगा कहाँ कहाँ पॉसिबल थ्योरम, कॉन्सेप्ट या चीजें अवेलेबल है, वो उनको अलग से नोट डाउन कर लेगा पूरा का पूरा, कि सर स्नेल्स लॉ था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे सर, ऐसे ऐसे करके पूरा बना लेगा। और बेटा वही तुम्हारे साथ भी होता है। अगर तुमने कभी ये किया ना कि सर मैं क्वेश्चन खत्म कर लेता हूँ, तो बेटा 10⁴ नहीं खत्म होते हैं, ये C1 C2 C3 कॉन्सेप्ट खत्म हो जाते हैं। 15 कॉन्सेप्ट कर सकते हो तुम, 10⁻15 क्वेश्चन नहीं लगा सकते। इस मिस्टेक में मत रहना, तुम्हारा क्लास 10th खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने ये 15 कॉन्सेप्ट पे कमांड कर ली तो तुम उसके इतने सारे क्वेश्चन कर सकते हो। तो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में जाओ, डाउट पालना बंद करो। डाउट आता है इकट्ठा करो, खत्म करो, ऑलवेज बेटा। एक भी कॉन्सेप्ट पे डाउट रह गया तो देयर विल बी मोर देन 1000 क्वेश्चन जो आपके अटकेंगे कि सर मुझे नहीं आ रहे 1000 क्वेश्चन। सही बात है बेटा। क्लास लाइव, शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स, और बेटा मार्केट में इसका अल्टरनेट अवेलेबल है, ले लेना, टाइम बर्बाद हो जाएगा, फिर आप खुद से बनाने लग जाना। मार्केट में आपको कभी भी वो एनसीईआरटी समरी, शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स वाली बुक मिलेंगी, दे आर यूजलेस,
किसी भी समय वो आपके एक पैसे के काम की नहीं है, क्योंकि आप उसको किताब से लेके अपने दिमाग में तभी लेके जाओगे जब आप एनसीईआरटी खोल के या क्लास का नोट्स खोल के बनाओगे। अगर तुमने खुद ही वो काम करना है तो एक किताब क्यों खरीदनी है जिसमें मिसप्रिंट भरे रहेंगे? डाउट क्लास क्यों नहीं लेनी है? टीचर का रोल समझो बेटा, टारगेट देना, ये मेरा रोल है। मैं आपको टारगेट दे दूंगा एनटीएससी के हिसाब से, और वो आपका गोल है कि आप खत्म करोगे। बेटा आप लोगों ने जीसी में देखा हुआ है ना, आपको 9th का पूरा टारगेट मिला हुआ है, देख पा रहे हो ना आप? कितने बच्चों ने वो खत्म कर दिया है, आपको क्या लगता है? लाइव क्लास करना है, शॉर्ट फॉर्मूला नोट्स पढ़ने हैं, डाउट क्लास करना है, टारगेट कर देना है, और एक लास्ट, हाँ बेटा मैं देख पा रहा हूँ बेटा, बेटा मुझे रिया का आंसर दिख रहा है, बेटा कुलदीप बेटा वेरी गुड, मुझे साई का दिख रहा है, मुझे बच्चों ने बेटा वैसे बताया भी था, मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था कई बच्चों ने, तो इट्स ओके। देखो बेटा ये खत्म करना बड़ी बात नहीं थी, आपके दिमाग में टारगेट्स होने चाहिए बाई समवन, आपको जो सही लगे कि सर आप मुझे टारगेट दीजिए तो मैं आपको टारगेट दे दूंगा, या कोई भी टीचर आपको टारगेट देता है आप उसे चेस करो, पागलों की तरह चेस करो, उसमें से डाउट इकट्ठा करो। उसके बाद बेटा होता है, बेटा जिसे आप शायद पता नहीं है, पेपर एनालिसिस। आप बोलोगे सर व्हाट इज पेपर एनालिसिस? अगर आप स्टूडेंट नहीं हो हाई लेवल के तो आप ये सब वर्ड का मतलब भी नहीं जानोगे। बेटा आप सोचो ना, यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जो 50 किलोमीटर से ट्रेवल करके आते हैं पेपर एनालिसिस करवाने, और आपको फैसिलिटी एक व्हाट्सएप टेक्स्ट पे मिलती है तो आप नहीं कराओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो सब चीजें। बेटा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बच्चे ने मॉक दिया, उसको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया कि सर कुछ ना कुछ आपने कुछ ऐसा लिखा था जल्दी जल्दी में, एक बच्चा है जिसको एग्जाम देना है, यहाँ पे सिलेबस था, यहाँ पे मॉक पेपर थे, यहाँ पे पीवाईक्यू था, यहाँ पे टेक्स्ट बुक थी, टेक्स्ट बुक, और यहाँ पे टीचर था उनका। बेटा टीचर का एक बहुत मतलब बहुत फंडामेंटल और बेसिक रोल होता है, आप जो भी मॉक पेपर या एग्जाम देते हो ना उसकी एनालिसिस करना। बट ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक बच्चा खुद आगे ना आए। मैं बच्चे का पेपर देखूंगा, उससे बात करूंगा, फिर मैं समझ जाऊंगा बेटा आपने ना अब तक ना कैलकुलेशन पे वर्क नहीं किया है, बेटा ये आपने ना, और बेटा देखो तुमको लगता है कि वो काम टीचर का नहीं तो कोई भी कर सकता है, हाँ बेटा कोई भी कर सकता है, बस तुम्हें एक्सपीरियंस वाइज सजेशन नहीं मिलेंगे, कोई भी आपकी मदद कर सकता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि पेपर एनालिसिस क्या है, और मैंने जहां देखा आपके बार बार एक ही टॉपिक में मार्क्स कट रहे हैं, मैं आपको बोल दूंगा पहले पेपर देना बंद करो, पहले ये टॉपिक खत्म करो, वरना बार बार गलती रिपीट करते रहोगे। पेपर एनालिसिस विल लेट यू नो कि आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो ड्यूरिंग द पेपर और नॉट, और टीचर आपको बैठा के बता देगा कि बेटा देखो ना आप में दिक्कत क्या है ना, आपका बार बार लाइट चैप्टर में मार्क्स कट रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम कर ले जा रहे हो, लाइट में आपके मार्क्स कट रहे हैं बार बार, तो पहले लाइट करो। तो पेपर एनालिसिस टीचर का काम है, लेकिन आपके साथ में विथ योर इनिशिएटिव, कि तुम इनिशिएटिव लोगे। बेटा कितने सारे पेपर अब तक तुमने दिए होंगे, उनमें से 4-5 पेपर लेके बैठ जाओ टीचर के साथ में, सर ये बार बार, सर देखिए मैंने इतने टाइम में पेपर दिया और मेरे मार्क्स कट रहे हैं, तो वो काम टीचर का है, वो आपको समझाएगा क्या करना है। नेक्स्ट में आते हैं बेटा, देखो काउंसलिंग, मुझे पता है आप बहुत तेज हो, साल में 2 बार टीचर भी आपको काउंसलिंग करेगा तो आपको ऐसा लगता है इट्स टू मच, पर बेटा जो अच्छे बच्चे होते हैं कई बार वो वीकली काउंसलिंग करवाते हैं, और बेटा इंडिया में सब इन सबको टैबूज की तरह देखा जाता है कि देखो वो तो काउंसलिंग ले रहा है, वो जरूर कमजोर होगा। बेटा काउंसलिंग सिर्फ वही लेता है जिसको अपने टाइम की वैल्यू पता है। काउंसलिंग इज जस्ट लाइक कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम किसी से डिस्कस कर रहे हो, इट डजंट मीन वो तुम्हें सोल्यूशन बता रहा है। हो सकता है तुम्हें मेरे से बात करके कोई सोल्यूशन नहीं मिले मेरे से, और तुमको खुद से सोल्यूशन मिल जाए। तुमने एक टीचर को पकड़ा और उससे डिस्कस किया, सर वो 9th जियोग्राफी नहीं समझ आ रही, तो हो सकता है टीचर ही तुमसे सिर्फ एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे, बेटा कौन सा चैप्टर, विच चैप्टर, और तुम बोले सर वो जो क्लाइमेट वाला चैप्टर है ना वो वाला सर। ठीक है बेटा, अच्छा ठीक है बेटा, क्लाइमेट में कौन सा सेक्शन नहीं समझ आ रहा बेटा, सर ये वाला सर, ये वाला मॉनसून वाला सर, मॉनसून कैसे आता है, क्या याद रखना है इसमें, मैप कैसे याद रखना है। अच्छा बेटा ठीक है, तो क्या मैं आपको 5 मैप प्रैक्टिस करा दूं, हो जाएगा? हाँ सर। बेटा आपने मुझको आंसर दिया, मैंने आपको आंसर नहीं दिया, तो जब तुम टीचर को एज ए काउंसलर की तरह यूज करते हो तो तुम अपना फायदा कराते हो। तुमको हफ्ते में महीने में 2 से 3 बार ये टाइम निकालना पड़ेगा कि तुम टीचर से बात करो, फोन पे कर लो, जूम पे आ जाओ बेटा, वट एवर वे यू आर कंफर्टेबल,
और वो कर लो। और ऐसा बच्चे करते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, बट आपको ये पार्ट ऑफ द लर्निंग रखना पड़ेगा। आपका जब स्ट्रक्चर तैयार होगा फाइनली, बेटा देखो मैं तेजी से लिख रहा हूँ तो शायद मैंने तुमको एक पिक्चर नहीं दी पूरी, बट कुछ बच्चे इन सबको ना अपनी, तुम बेटा एक काम करना, जो भी बच्चा तुम्हें तेज लग रहा है ना, जिसको भी तुम जानते हो बाई नेम, एक बार उनके पास जाना, तुमको ये पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। उनको दीवार पे सिलेबस होता है चिपका हुआ, वो पढ़ते ही नहीं है जब तक उनको सिलेबस के बाहर की चीजें, मतलब अंदर की चीजें नहीं मिले, वो पढ़ेंगे नहीं अगर बाहर मिला तो। उनको टेक्स्ट बुक 3 बार खत्म करना है। तुमको पता है बेटा, आज भी बच्चे जो आईआईटी निकालेंगे ना, या जो बच्चे मेडिकल निकालेंगे, उनकी एनसीईआरटी पे गजब कमांड होती है 3 टाइम्स वाली। आपको एनसीईआरटी आज इसलिए भी पढ़ने को बोली जाती है कि आपको समझ आए कि वो फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू 10 साल की बात कर रहे हो बेटा, आई नो स्टूडेंट जो 45 ईयर्स का सॉल्व करते हैं, 50 ईयर्स का सॉल्व करते हैं। रैंक मैटर करती है ना, कितनी रैंक चाहिए तुमको। मॉक पेपर बेटा, हर साल ऐसे बच्चों का एक झुंड आता है जो पढ़ने में बराबर होते हैं, ए और बी इक्वली टैलेंटेड, इक्वली टैलेंटेड। बस बी ये गलती करते हैं ना, मॉक नहीं देता है, उसको लगता है मेरे को मेरे दोस्त जितना ही आता है। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आता है तो अगर ए के मार्क्स 140 आ रहे होते हैं तो बी के मार्क्स 30 तक आते हैं, इक्वल नॉलेज के बाद भी। इक्वल नॉलेज है बेटा, कोई अंतर नहीं है दोनों में। इतना अंतर आता है मॉक पेपर देने का नहीं देने का। एक गोल्डन रूल याद रखना, जो भी एग्जाम निकालना है आखिरी के 45 दिन में 10 कंप्लीट मॉक देना। ये गोल्डन रूल लाइफ लॉन्ग याद रखना, 10 कंप्लीट मॉक लास्ट 45 डेज में। नहीं दोगे तो पछताओगे बेटा। टीचर का रोल मैं तुमको बता चुका हूं बेटा। जो बच्चा आज तक लाइव लेक्चर मिस करता है, मैंने उसको लाइफ में अच्छा करते नहीं देखा है। आप देख लेना तो मुझे बता देना बेटा। दूसरा, आपको टीचर को एज ए मेंटर की तरह देखना पड़ेगा, तो मेंटर से काउंसलिंग आप लगातार करवाओगे, और वो में उस काउंसलिंग में सिर्फ आप अपनी मन की बात कर रहे हो, और उस मन की बात करते करते आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। टीचरों से आप डाउट्स लोगे, टारगेट लोगे, और सबकी वेटेज 20% है, याद रखना। अगर आप समझदार होगे तो जितनी भी चीजें 20% तुमको दिख रही हैं सब टीचर से ही करवा लोगे। बेटा सिलेबस भी टीचर ही बोल बोल के चिल्लाता है, ये सिलेबस का है, ये नहीं है, तो ऐसे तो सब मेरा ही काम है, बट जवाबदेही मुझे इतने की रखनी होती है। बेटा वैसे सारा काम मेरा ही है या आपका ही है, लेकिन इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। बेटा क्या आपको थोड़ा सा समझ आया कि हमें कैसे प्लानिंग करनी है। बेटा किसी बच्चे को इन सब में थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है तो पूछ सकता है, किसी भी वर्ड का मतलब आपको नहीं समझ आया है। पेपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तुम मॉक दोगे तब तुम समझोगे। जो बच्चा मॉक नहीं देगा, टीचर से बात नहीं करेगा, उसको लगेगा ये इमेजिनरी टर्म है। इतनी चीजों पे तुम्हें टीचर से लगातार बात करनी होती है बेटा, लगातार। बेटा यहां तक हो गया, आगे बढ़े बेटा। किसी कोई डाउट है? नो सर। ठीक है बेटा, चलो बेटा अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूं।